ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर का और जूल सेटिंग इफेक्ट का। तो ये 2 या 3 जो टॉपिक है ना, ये आज की क्लास में कवर होगा और इसका कुछ रिलेशन आपको पीछे से भी मिलेगा। चैप्टर 2 आई थिंक चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में आप पढ़ के आए थे ना, वर्क एनर्जी एंड पावर। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जरा देख लो आप लोग सारे। देखिए वर्क क्या है और एक आपके पास में एनर्जी है, एक आपके पास में पावर है। ठीक है, इसी में हम यहीं पे आपको ले लेते हैं। चलो यहीं पे हम ले लिए हीट, एक छोटा सा चीज़ हम ले लिए हीट, एक पावर है। ये 1 2 3 4 टॉपिक है, इसको एक बार में समझते हैं। देखो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये 3 एक ही है, मतलब हीट, वर्क और एनर्जी एक जैसा है। क्यों एक जैसा है आप बताओ ना। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। एनर्जी का क्या होता है? जूल होता है। हीट का भी क्या होता है? जूल होता है। पावर थोड़ा डिफरेंट है। तो हम पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वर्क के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क के बारे में, ठीक है, या एनर्जी के बारे में। सबसे पहले बात कर लो एनर्जी के बारे में, छोड़ो बाद में वर्क पे आते हैं। एनर्जी क्या है? तो अगर डेफिनेशन पे जाए तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यही ना? ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी है क्या? तो वर्क करने का जो कैपेसिटी है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। इसको ऐसा समझो, एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है। छोटा बच्चा कम काम कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी कम है। बड़े बच्चे के पास कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। कोई दिक्कत? तो बड़े बच्चे के पास एनर्जी क्या होगा? डेफिनेटली ज़्यादा होगा। छोटे बच्चे के पास एनर्जी क्या होगा? कम होगा। दैट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर? अब एक बात हम आपको बताते हैं। देखो दुनिया में बहुत तरह का एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हाँ इलास्टिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, बहुत तरह की एनर्जी है। आपको जब भी एनर्जी मेजरमेंट करना है ना, इस चीज़ को एकदम क्लियर दिमाग में डाल लो। आपको किसी भी तरह का एनर्जी अगर मेजरमेंट करना है कि वो एनर्जी है कितना, तो हम एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। हम क्या मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे इस एनर्जी से रिलेटेड जो वर्क है, मतलब कौन कितना वर्क किया, उसका किया हुआ वर्क हमको बताता है एनर्जी। दुनिया का कोई भी अगर आपको एनर्जी निकालना है, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, वो एनर्जी कितनी हो रही है अगर ये निकालना है, तो उससे रिलेटेड आप वर्क निकाल लो। जितना वर्क उतनी ही एनर्जी। एक एग्जांपल हम बताते हैं, देखो बात समझिएगा। बहुत एकदम मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये चीज़। देखो मेरे बॉडी में एनर्जी है, ठीक है, मेरे बॉडी में बहुत एनर्जी है। सपोज मान लो हम काम किए अगर 10 जूल का, तो आप बोलोगे सर आपके पास 10 जूल की एनर्जी थी। ऐसा नहीं कि 10 जूल का काम करने के बाद मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी, पर हम सिंपल सा यही बोलेंगे कि 10 जूल का आप वर्क करके आए तो आपके पास एनर्जी कितनी थी? 10 जूल का। आप ये समझो मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है वर्क करने का, एक लाइन में। यहाँ पे हम नहीं लिखे मैक्सिमम कैपेसिटी। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर हम ओवरऑल बात करें मैक्सिमम कितनी एनर्जी है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, वो मैक्सिमम कितना काम कर सकता है। एक एग्जांपल बताते हैं। देखो ये कोई आदमी है, इसके पास मान लो x अमाउंट की एनर्जी है, इसने 10 जूल का काम किया। हम बोले वर्क निकाल लो, तो 10 जूल का वर्क किया। अब हम बोल रहे हैं 10 जूल की एनर्जी यहाँ गई, एनर्जी यहाँ एक्सपेंस हुई, आप ऐसे समझो। 10 जूल की एनर्जी यहाँ गई, आप ऐसे समझो। तो क्या यहाँ एनर्जी, तो इसके पास ओवरऑल x था ना, आप 10 जूल से इसके x जूल की एनर्जी को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये जो बंदा है ये टोटल या मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है। 10 जूल का वर्क किया, ठीक है, 10 जूल की एनर्जी गई, अभी भी तो एनर्जी यहाँ बचेगी ना। फिर कुछ वर्क किया वो गई, फिर कुछ वर्क किया वो गई, फिर कुछ वर्क किया वो गई। मैक्सिमम कितना वर्क कर पा रहा, यही चीज़ क्या डिफाइन कर रही है? एनर्जी। मतलब एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, चलिए हम क्या बताएं, एनर्जी अगर निकालना तो आप क्या फाइंड करोगे? वर्क फाइंड करोगे। दिमाग में इसको डाल दो, एनर्जी निकालना तो वर्क फाइंड करेंगे, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है ये भी समझो। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। ये पता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम आपको और बता रहे हैं। देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किसी आदमी की एनर्जी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी की एनर्जी वाला टॉपिक जो था वो आप चैप्टर 2 में पढ़ के आए हो, वहाँ पे पढ़ के आओ। यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एनर्जी। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब हीटर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया। इन चीज़ों की एनर्जी आप कैसे निकालोगे, ये दिमाग में डाल लीजिए। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो एनर्जी निकालोगे, याद रखिएगा, उससे रिलेटेड आप वर्क निकाल लो। जितना वर्क होगा उतनी क्या होगी? एनर्जी होगी। ठीक है, अभी समझाएंगे आपको।
लेकिन एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे और है, उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर कमर्शियल यूनिट हम पूछे एनर्जी कमर्शियल यूनिट क्या होगी, ठीक है, देखो हम क्या बताएं, अगर आपसे पूछे एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होगी उसको बताएं। यहाँ पे हम बता रहे हैं कमर्शियल यूनिट एनर्जी की क्या होगी, ठीक है। मतलब कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है कि घर पे जो एनर्जी आ रही है, कमर्शियल यूनिट का मतलब हो रहा है बिजनेस में घर पे जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, उसकी अगर कमर्शियल यूनिट की बात करोगे तो वो क्या होगा, कमर्शियल यूनिट होता है आपका, याद रखिएगा, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, याद रखिएगा, कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। एक चीज़ और याद रखिएगा ये चीज़ कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 के पावर में कितना, 6 जूल, ये याद रखिएगा। और इसी 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। यूनिट सुने हो गया, कितना यूनिट बिल उठा रहा है, सुने हो घर में 10 यूनिट बिल उठता है, 20 यूनिट उठता है, नहीं सुने हो। आपके घर में महीने का जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट पे आता है। 50 यूनिट आपने बिजली का बिल लिया, 50 यूनिट जो बिल आया, 50 एक यूनिट का कीमत अगर 5 रुपये है तो 50 यूनिट का कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। तो हम आपको यही बता रहे हैं, ये जो यूनिट है ना, ये किलोवाट आवर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर। वापस आते हैं एनर्जी पे, खत्म नहीं हुआ। हमने बताया एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब आप इसको ऐसे बता सकते थे कि वर्क जितना बढ़ेगा एनर्जी उतनी ज़्यादा, वर्क जितना घटेगा एनर्जी क्या उतनी ही कम। एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे एक दूसरे का क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर हम नॉर्मल केस में देख लें तो इसके बदले एक कांस्टेंट आना चाहिए। यहाँ जो कांस्टेंट आता है ना वो फिक्स होता है। भाई कांस्टेंट तो ऐसे भी फिक्स होता है, यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू लगभग एक मान लेते हैं हम, तो यानी कि E बराबर W, आप ऐसे देख लो, मतलब जो एनर्जी है ना वो वर्क के बराबर होती है, ठीक है। ऐसे तो हम बताएं एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क, वर्क बढ़ा एनर्जी बढ़ी, वर्क घटा एनर्जी घटी। इसके बदले इक्वल आया, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 मानते हैं, 1 ही लगभग 1 निकलता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एनर्जी और वर्क आपस में बराबर है। आप अच्छा, अगर एनर्जी निकालना है तो वर्क देखो, अगर वर्क निकालना तो एनर्जी देखो, ऐसे ही समझो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। मतलब अगर हम आपसे बात करें मोटा मोटा, दिमाग में डालिएगा, यहीं पर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए वर्क निकालना है, किसी भी एनर्जी के लिए वर्क निकालना है। तो अब यहीं पे आइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब भाई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो एनर्जी होगी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो एक बात बताते हैं इस चीज़ पर फिर बाद में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। एनर्जी बता रहा है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, कौन कितना काम कर सकता है, दैट इज एनर्जी। पर मेरी लैंग्वेज में समझो तो एनर्जी इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम कर सकते हैं। मतलब मेरी वो स्थिति जब हम हिलने की हालत में नहीं रहते, तभी तो एनर्जी खत्म होगा ना। आदमी बोलता थक गए सर, एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो तुम बैठे कैसे हो, खड़े कैसे हो। एनर्जी नहीं है का मतलब क्या, तुम हिल नहीं सकते हो, समझे। एक दिन आदमी नहीं खाएगा, आदमी मर जाएगा क्या, नहीं, उसके बॉडी में पहले से रिस्टोर्ड एनर्जी है। उपवास कोई करता है, फास्टिंग करता है, हाँ, सारा दिन खाता नहीं है, बॉडी को एनर्जी मिल रही है ना, कहाँ से मिल रही है, पहले से जो एनर्जी स्टोर है। पूरी तरीके से एनर्जी खत्म हो जाने का मतलब वो आदमी हिल भी नहीं पाएगा, आप ऐसे समझ लो। तो हम यहाँ बता रहे हैं मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वापस आओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस था, कोई एक बात कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको हम सर्किट में जोड़ के रखे हैं, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल है V, ठीक है, ये स्विच है। आप ऐसे समझो, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट आया, I एम्पियर का, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, करंट फ्लो किए तो कुछ पोटेंशियल होगा। भाई बिना पोटेंशियल के करंट होगा क्या, करंट फ्लो करेंगे तो कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, I बराबर Q/T होता है। सबसे पहले बताया था ये फॉर्मूला आपको पता है ना, I बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक है। यहाँ से अगर हम Q निकाल लें तो ये क्या होगा, IT। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो पता है ना। एक बात बताओ, ठीक है, हमको चाहिए वर्क, आपको हम बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। अगर किसी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है इसका मतलब आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना है, वर्क चाहिए ना। अच्छा बताओ तो वर्क वाला कोई फॉर्मूला आपको पता है, हमको पता है, हमको याद आ रहा है, आपको भी याद आ जाएगा, V बराबर W/Q, ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा था, हाँ। V बराबर W/Q। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो, कोई दिक्कत,
क्यू मतलब छोटा रखो या बड़ा रखो, तो बड़ा रख लो, यहाँ बड़ा रखे तो यहाँ बड़ा रख लो। अच्छा वर्क निकालते हैं यहाँ से, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। बोर्ड पे देखो सर वो वी मतलब V मतलब नहीं पता हमको, V मतलब क्या होता है छोड़ दो, नहीं पता। अगर V मतलब यहाँ नहीं पता है तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो। इस चीज को रेगुलर देखोगे तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर पढ़ना छोड़ दो। हम रेगुलर आपको क्यों बता रहे कि आपको रोज पढ़ना है। V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल होता है, समझ गए। V मतलब पोटेंशियल, वोल्टेज नहीं, वोल्ट नहीं, वोल्ट उसका यूनिट है। यहाँ कैपिटल V का मतलब पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा V बराबर क्या हुआ, W बाई क्यू। यहाँ से वर्क निकाल लिया, वर्क बराबर क्या हो गया, V इंटू क्यू। कोई दिक्कत। एक बात बताओ, इस क्यू की जगह ये वाला फॉर्मूला रख लें, यानी कि W बराबर क्या हो गया, VIT। देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे ये बना वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, VIT। V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट, T मतलब क्या, टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत। ध्यान से देखो, ये डेरिवेशन आपके बुक में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो W बराबर क्या हुआ, यानी कि वर्क बराबर क्या हो गया, VIT। वर्क बराबर क्या हो गया, VIT। अगर तुमसे कोई पूछे देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर हम तुमसे पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह पे उठा के रख तो VIT। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप क्लियर, ठीक है, आसान है। डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन नहीं आता, जहाँ डेरिवेशन आएगा वहाँ हम बता देंगे कि कौन सा डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको फोकस कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने बताया, दुनिया की कोई भी एनर्जी आपको निकालना है, एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। एनर्जी निकालने के लिए आप डूइंग वर्क, यानी कि वर्क निकाल लो, वर्क निकालोगे जितना उतनी एनर्जी होगी। हमने यहाँ वर्क निकाला VIT, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, VIT। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। इस सेक्शन को अभी मिटा नहीं रहे हैं, इसको यहीं रहने दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक आपके पास में देखो, एनर्जी का कॉन्सेप्ट बता दिए, वर्क आपको पहले से पता है, ठीक है, वर्क पता है। अच्छा पावर पे आ जाओ, देखो हीट क्या है आगे बात करेंगे, पावर पे आते हैं। पावर क्या है, पावर का डेफिनेशन बोलता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका क्या मतलब है, डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, नॉन एज पावर। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, देखो यहाँ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क था, यहाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इसका मतलब है कौन कितना तेजी से काम कर सकता है। देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर हम आपको एक एग्जांपल से बताएंगे। आप ऐसे समझो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ डूइंग वर्क में अंतर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब कौन कितना जल्दी काम कर सकता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क में टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था, टाइम से कोई लेना देना यहाँ नहीं था, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क में टाइम से लेना देना हो जाएगा। देखो पावर बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला सबको पता है, पावर बराबर होगा वर्क अपॉन क्या, टाइम, ये फॉर्मूला पता है, यानी कि P बराबर क्या, W/T। अब इस चीज को ऐसे समझते हैं, एक एग्जांपल से तो आपको समझ में आ जाएगा पावर और एनर्जी में क्या अंतर है। कोई दिक्कत, देखिए सबसे पहले देखो बताएंगे हम, देखो एक क्लास 2 का बच्चा है, ये स्टैंडर्ड 2 में पढ़ता है, और ये बच्चा पढ़ता है स्टैंडर्ड 6 में। एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, 6 के पास ज़्यादा होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक और बच्चा है वो भी 6 में पढ़ता है, अब एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी इन दोनों में, इसका पावर ज़्यादा, इसका साइज कैसे इस समय कैसे डील करेंगे, इस समय पावर देखेंगे। पावर का मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ तो आपको पता है 2 क्लास का बच्चा और एक 6 क्लास के बच्चे में इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर सकता है, ये कम काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ हमको टाइम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ दोनों एक जैसे काम करेगा। मतलब अगर इसको 4 पेज होमवर्क मिल रहा है, ठीक है, मान लो कि जैसे उसको सामने वाले को अगर 4 पेज होमवर्क मिला, ठीक है, इसको अगर 4 पेज होमवर्क मिला तो इसको भी तो 4 पेज होमवर्क मिलेगा ना, ये भी अपना 4 पेज का वर्क करेगा, ये भी अपना 4 पेज का वर्क करेगा। पर हम बता दें दोनों में पावर की, देखो दोनों की, ध्यान से सुनिएगा, दोनों की एनर्जी सेम है, मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों 4-4 पेज काम करेगा। मतलब आप सबको होमवर्क मिला है 10 पेज मान लो लिखने का, तो हम यही ना बताएं कि 10 पेज अगर लिखना है तुमको भी सबको लिखना 10 पेज है, तो सबका वर्क सेम है ना। अगर सबका वर्क सेम है तो सबका एनर्जी सेम है, तो सबकी एनर्जी तो सेम हो गई,
कोई दिक्कत? लेकिन पावर किसके पास ज़्यादा है? पावर उसके पास ज़्यादा है, ये मान लो अगर 10 पेज इसको लिखना है, सपोज मान लो सबको 10 पेज लिखना है, ये 10 पेज 1 घंटा में लिखता है, ये 10 पेज 2 घंटा में लिखता है, ये बोलता है भाई बहुत लिखना, बस 4 घंटा ये लगा रहा 10 पेज। अब बताओ 10 पेज लिखने में टाइम किसको कम लगा? इसको। इसका पावर क्या हो गया? ज़्यादा। पावर यही बताता है, पावर का मतलब देखो रेट ऑफ डूइंग वर्क मत देखो, आप ऐसे देखो कंजप्शन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम में किसका ज़्यादा है। मतलब यूनिट टाइम में वर्क की जगह पे एनर्जी लिख सकते थे, इस वर्क की जगह पे मतलब यहाँ पावर की जगह पे देखो P इक्वल टू E/T कर सकते थे ना, वर्क और एनर्जी सेम है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूनिट टाइम में कितना एनर्जी ले रहा है, तेज, समझे भाई? सबके लिए टाइम फिक्स है, आप ऐसे समझो। मान लो 2 घंटा तुमको भी समय मिला, 2 घंटा तुमको भी मिला, 2 घंटा तुमको भी मिला, 2 घंटा तुमको भी मिला, सबको 2 घंटा मिला। एक बंदा 2 घंटे में अगर 10 पेज लिखता है, दूसरा 2 घंटे में 4 पेज लिखता है, तो डेफिनेटली जो 10 पेज लिखा उसका पावर ज़्यादा होगा ना। एनर्जी सबके पास सेम है, याद रखना। यहाँ एनर्जी से हमको कोई लेना देना नहीं हो रहा है, अभी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं रखे, हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम हमने फिक्स किया तब एनर्जी देखा, एनर्जी फिक्स करेंगे तो टाइम देखेंगे। आप ऐसे समझो, 2 केस A और B, ऐसे समझो। 10 जूल का ये काम किया, 10 जूल का ये भी काम किया, ये किया 1 घंटे में और ये किया 2 घंटे में, किसका पावर ज़्यादा होगा? A का। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो इसी का ज़्यादा होगा ना। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, रुको, दोनों का टाइम इधर सुनो, दोनों का टाइम फिक्स कर दिए हैं। अब बताओ ये 20 जूल किया और ये 10 जूल, किसका पावर ज़्यादा होगा? A का। तो हम वही आपको बात बता रहे हैं। पावर क्या है? तो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन कितना तेजी से काम कर सकता है, समझे? इसमें टाइम की बात करेंगे, इसमें टाइम की बात नहीं करेंगे। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है काम करने का, दैट इज एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। कोई दिक्कत? अब आओ वापस, यहीं पे एक चीज हम आपको और समझाएंगे। देखो P एनर्जी की जगह पे VIT लिख सकते थे, TT कट जाएगा, पावर इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू। कोई दिक्कत? बाबू ये रामबान बता रहे हैं, इसको देख लो, MCQ यहीं से फंसेगा, बाद में बोलोगे सर आपको नहीं, मतलब आप हमको नहीं आता है, तुमको नहीं आता है, तुम अपने बारे में बोलोगे कि हमको नहीं आता है, और हम बोलेंगे कि ये पढ़ के आए हो, तो इसको बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है? पावर इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू। ओम का नियम पता है? ओम का नियम बोलता है V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है? देखो पावर V की जगह पे हम IR लिख सकते थे, I, तो ये पावर क्या हो गया? I स्क्वायर। I मतलब करंट, पता है ना? देखो इसी में I को चेंज कर लो, अगर यहाँ से I निकाले तो V/R होगा, यहाँ पे देखो बा, यहाँ से अगर हम I निकाले तो ये क्या होगा? V/R होगा। यहीं पे रखो, इसी फॉर्मूला पे रखो, देखो पावर V I की जगह पे क्या रख दिया? V/R, तो P इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर बाई। देखो पावर का कितना फॉर्मूला? पावर का एक फॉर्मूला, पावर का 2 फॉर्मूला, पावर का 3, और ये वाला तो बेसिक फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? पावर का कितना फॉर्मूला? पावर का 4 फॉर्मूला। सबसे कॉमन P इक्वल टू W/T या E/T, एक आपके पास हो गया P इक्वल टू V इंटू I, एक आपका हो गया I स्क्वायर R, एक हो गया V स्क्वायर बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो? आगे बढ़े? सुनो एक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े? अच्छा एक बात यहाँ बता रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा 1 वॉट पावर को डिफाइन करो, पावर का यूनिट क्या होता है? इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा रहे हैं, ठीक है? देखो पावर इक्वल टू हो गया वर्क बाई क्या? टाइम। वर्क का क्या हो गया? जूल, टाइम का क्या हो गया? सेकंड। ये 1 पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट होता है। कोई दिक्कत? अगर तुमसे पूछे डिफाइन 1 वॉट पावर, 1 वॉट पावर को डिफाइन करो, अगर 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क होता देन पावर क्या हो जाएगा? 1 वॉट। कोई दिक्कत? अगर 1 सेकंड में 1 जूल का काम होता तो पावर कितना हो जाएगा? 1 वॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा फिर अगेन वही वॉट छोटा है, आप ऐसे समझो, वॉट क्या है? छोटा। हम कोई बड़ा अप्लायंसेस लेते हैं जिसका वॉट नहीं देखते हैं, किलो वॉट देखते हैं, पावर को रखे अगर हम किलो वॉट में, ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर? टाइम को सेकंड में नहीं रखे, आवर में रख लें, कोई दिक्कत? अच्छा इसको जूल में ही रहने देते हैं, 1 जूल। 1 नहीं होगा एक्चुअली, ये मान लो ऐसे समझो, ये कितना जूल होगा? अगर मान लो वॉट को किलो वॉट में रखें, टाइम को चेंज करके आवर में रख दें,
तो वर्क कितना जूल होगा ये नहीं पता। आप ऐसे समझो, ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा किसमें, अच्छा ये तो एनर्जी ही था ना, वर्क यानी कि ये एनर्जी है ना, इसको इधर भेज दे तो देखो 1 किलो वॉट आवर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 बराबर एनर्जी। हम आपको यही बताया ना, यूनिट किसका, कमर्शियल यूनिट किसका, एनर्जी का। यहाँ एनर्जी होना चाहिए, लिखना भूल गए। कमर्शियल यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट, यही किलोवाट आवर। कोई दिक्कत। अब अगर किलोवाट आवर को तुम जूल में कन्वर्ट करोगे तो इतना जूल निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम यहाँ आपको यही बता रहे थे कि ये एनर्जी है पर नहीं पता कितना जूल है, यहाँ नहीं पता कितना जूल है। तो ऐसे देखो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे आवर को तो कितना होगा, 3600 सेकंड होगा। और ये किलोवाट था ना, इतना वाट होगा ना, यहाँ वाट सेकंड, ठीक है, इक्वल टू ये जूल। अब एक बात सुनो, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे ना तो इसको पॉइंट में ऐसे लिखेंगे 6 वाट सेकंड। वाट सेकंड छोड़ दो, वाट सेकंड नहीं, ओवरऑल ये मिला के जूल के बराबर आ जाएगा। ऐसे देख लो, ये मिला के किसके बराबर आ जाएगा, जूल के बराबर। तो हम आपको यही बात बताएं, मोटा मोटा यहाँ क्या याद रखना है, मोटा मोटा यहाँ पे ये याद रखना है कि ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट। और 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 into 10 की पावर कितना, 6। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। पावर समझ में आया, क्या है पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब एनर्जी कंजप्शन। जितना वो कर सकता है अपना, 1 सेकंड में वो कितना ज्यादा एनर्जी ले रहा है ना। जितना उसको कैपेसिटी है। यहीं पे एक चीज और समझिएगा, खत्म नहीं हुआ ये। पावर को वो चारों फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ। एक बात बताऊं, एसी एंड बल्ब कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, यहाँ पर पैरेलल 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 कॉम्बिनेशन, इट कैन कौन सा कॉम्बिनेशन है, इट्स अ पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल है ना, ऐसे देखो ना, करंट यहाँ से घुसेगी, ये बढ़ेगी ना। बताओ आप मोटा मोटा सुनो, एसी फैन और बल्ब में पावर किसका ज़्यादा होता है, एसी इतना तो पता है ना, एसी का पावर ज़्यादा होता है। नहीं लगाते हैं घर पे, क्यों, क्योंकि बिल ज़्यादा उठता है, यही है ना, पावर एसी का ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर एसी का पावर ज़्यादा होता है डेफिनेटली ये एनर्जी ज़्यादा लेगी। अगर एनर्जी ज़्यादा लेगी मतलब करंट ज़्यादा लेगी। अगर करंट ज़्यादा लेगी तो इस वाले सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। यही ना आपको समझा रहे हैं। हाँ, अगर तुमसे कोई ऐसा सर्किट दे के पूछ ले, बताओ सबसे ज़्यादा करंट किस में पास होगा, एसी में, क्योंकि आपको पता है बचपन से सुनते हो एसी लगाएंगे बिल कौन भरेगा। नहीं सर सर, तो वहाँ रेजिस्टेंस में दिया रहेगा या फिर एसी फैन वैसे दिया रहेगा? एग्जाम्पल मान लो हम ऐसे दिए हैं, कोई दिक्कत। अब मान लो ऐसे नहीं दे के अगर ऐसे कुछ दे दिया जाए, मान लो ये 20 वॉट का है, हाँ ये मान लो 40 किलो वॉट का है, ये मान लो 10 किलो वॉट का। अब बताओ तो करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगी, समझ गए कहानी। देखो एसी वाला तो आसान था, इसलिए बचपन से बोला जा रहा है एसी लगा देंगे तो बिल कौन भरेगा। कहानी समझे, एसी क्यों नहीं चलाया जाता है, तुम्हारे कंप्यूटर वाले सर क्यों नहीं एसी चलाते हैं गर्मी में, कंजूस नहीं है, बिल बहुत आता पैसा है। लेता है सर, फिर उसका लैब की तो लेता ऐसे है। मत बोलो, कंजूस है। कल अगर तुम्हारे कंप्यूटर वाले सर को ये वाला लेक्चर देखने का मन कर गया तो तुम आवाज़ पक्का पहचान लेंगे। ठीक है, चलो आगे, यहाँ तक क्लियर है। तो एनर्जी और पावर में आपको डिफरेंस पता चल गया, मोटा मोटा हम बता दिए जितना ज़रूरत था। अब जूल का हीटिंग इफेक्ट समझो, हीट क्या है ये समझो। यहाँ पे हम बताएं, ध्यान से सुनिएगा, हीट है क्या। तो हीट को हम आगे बताएं उससे पहले एक चीज़, हीट भी जो है ना वो इक्विवेलेंट टू वर्क है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हीट अपने पास में है ना, हीट जो अपने पास में है ये भी इक्विवेलेंट टू वर्क है। मतलब कोई कितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा उसके पास हीट होगा। बुक में नहीं देखिए, मेरी तरफ देखिए, बुक बाद में देख लीजिएगा, बुक में बाद में कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, पहले देख लीजिए। ये भी इक्विवेलेंट टू वर्क है। आप ऐसे समझो, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल,
एनर्जी का क्या हुआ, जूल, हीट का भी क्या हुआ, जूल, यही ना। तो हीट भी इक्विवेलेंट टू वर्क है। कैसे भाई, अगर हम 1 घंटा काम करेंगे तो जितना हीट होगा या जितना हमको गर्मी लगेगी, 2 घंटा काम करेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, 3 घंटा काम करेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। हाँ, हमको तो ऐसे ही गर्मी लग रही है, देख के पता चल रहा होगा। तो हम ये आपको बात बता रहे हैं, हीट भी जो है ना वो वर्क की इक्विवेलेंट है। मतलब अगर हीट निकालना है तो आप वर्क निकाल लो, अगर एनर्जी निकालना है तो क्या करो, वर्क निकाल लो। टॉपिक हमारे पास में जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इस चीज़ को अच्छे से देखो। अब जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया क्या, उन्होंने ये बताया जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से करंट पास करते हैं तो वो गर्म होता है। आप सबको पता होगा, मोबाइल फ़ोन गर्म होता है, चार्ज में लगाते हैं, बल्ब गर्म होता है, फैन गर्म होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, सब कुछ गर्म होता है। याद रखिएगा, किसी से भी जब करंट पास करते हैं तो वो क्या होती है, गर्म होती है। इसी को हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। कोई दिक्कत है? सिलेबस में नहीं है। हम बोले तुमको कमेंट करने सिलेबस में है कि नहीं, जब हम बता दिए कि सिलेबस में नहीं है इसके बाद भी पढ़ लो, कोई दिक्कत? हाँ, जो नहीं है लास्ट में आप क्या करना, उस चीज़ को काट लेना, मतलब लिख देना वहाँ सिलेबस में नहीं है। अगर गलती से एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ मिला के आ गया ना तो एग्जाम में लिख के चले आना कि ये सिलेबस में नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़े, आपको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, मोटा मोटा। भाई एक बात बताओ, छोटा सा चीज़ समझो, अगर सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाला अगर दे दिया तो तुम वहाँ झगड़ा थोड़ा ना करोगे। एक छोटा सा टॉपिक है, 2 लाइन का है, पढ़ लो। और हम श्योर बोल रहे हैं कि अगर कोई जो क्वेश्चन बनाएगा ना वो कभी सिलेबस रख के नहीं बैठता कि इसके अंडर देना और इसके अंडर, उसके उसको किताब दी हुई रहती है केवल एक। आपको अगर ये लग रहा है ना कि सिलेबस में नहीं है तो उसको पर्टिकुलर एकदम गाइडलाइन मेंशन किया जाता है कि ये सिलेबस में नहीं, आप इसके भीतर ही दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता। उसके पास बुक होता है, चाहे कोई किताब क्यों ना रहे। आपके स्कूल में सेलिना चलती तो सेलिना, किसी और के स्कूल में कोई और बुक चलती होगी तो वो, भाई सबका टॉपिक सेम है, सब में सेम टॉपिक मिलेगा। आप कोई बुक उठा के देख लो, सेम टॉपिक मिलेगा, उसको बुक दी जाती है, सिलेबस नहीं दिया जाता है। अगर गलती से ये टॉपिक आ गया और न्यूमेरिकल में ही अगर आ गया, अगर हम चलो जूल्स हीटिंग इफेक्ट नहीं है, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला निकलता है ना वो निकलता है I²RT, और किसी न्यूमेरिकल में अगर ये आ गया, अगर किसी न्यूमेरिकल में आ गया, तुम पढ़े नहीं हो, तुमको फॉर्मूला पता नहीं है, तब तुम क्या करोगे, लिख देना सिलेबस में नहीं है, हमको नहीं पता। चलिए देखिए, इसलिए हम बोले पढ़ लो, कोई बात नहीं। तो जूल महोदय ने क्या बताया, जूल महोदय ने ये बताया जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम करंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जब हम करंट पास करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। कोई दिक्कत? क्लियर? वही फिगर बनाओ दोबारा, देखो ऐसा ऐसा प्लस माइनस ये है कि हम मान लो इसका रेजिस्टेंस R था, करंट I एम्पेयर की पास किए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम आपको बताएं कि आपको हीट चाहिए ना, हीट आपको चाहिए ना, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क होती है, आप ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब अगर हम बताएं तो हीट इक्विवेलेंट टू वर्क, इक्वल टू वर्क, वही कॉन्सेप्ट एनर्जी वाला। इक्वल क्यों आया, मतलब हीट के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क चाहिए, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, वर्क का फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, VIT, वर्क का फॉर्मूला हम निकाले ना VIT, कि हम फिर से नहीं निकाल के यहाँ दिखाएंगे, आप निकाल चुके हो पीछे, ठीक है। एक बात बताओ, V का फॉर्मूला आपको पता है ना, ओम के नियम से क्या होता है, V = I × एक बात बताओ, इसकी जगह पे हम रख लें IR/IT, क्या हो गया, I²RT। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो हमको ये नहीं समझाना, हमको समझाना ये है कि जो हीट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो हीट किस पे डिपेंड करती है। हीट डिपेंड करती है सबसे पहले करंट पे, करंट के स्क्वायर पे। ये समझो, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि जो हीट है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, जो हीट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हाँ, या ऑन व्हाट फैक्टर, किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले करंट के स्क्वायर पे, नॉट करंट पे, करंट के स्क्वायर पे। कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस चीज़ को हम ऐसे बताएं तो आप ऐसे देखो, जो हीट है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के। इसका मतलब कि भाई करंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हीट बढ़ेगी ना। जहाँ 5 एम्पियर का करंट दे रहे हो और जहाँ 50 एम्पियर का करंट दे रहे हो, गर्म कहाँ होगा, 50 एम्पियर वाले में। दूसरा, हीट किस पे डिपेंड करती है, तो हीट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, R पे। भाई जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा करंट को रोकेगा,
जब ज़्यादा करंट को रोकेगा तो वहाँ फ्रिक्शन अंदर ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट बढ़ जाएगी। तीसरा चीज़ क्या बोला गया है, जो हीट है ना वो डिपेंड करती है किस पे, टाइम पे। भाई बल्ब को 2 मिनट जलाओ, बल्ब को 20 मिनट जलाओ, गर्म किस में होगा, 20 मिनट वाले में गर्म होगा, कोई दिक्कत। ये 3 चीज़ आपसे पूछा जाएगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन अब नहीं आता है, पहले आता था। व्हाट डू यू मीन बाय जूल हीटिंग इफेक्ट, पहले आता था डायरेक्ट। अब इतना सब स्मार्ट और तेज तर्रार बच्चा हो गया ना कि ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन ये आ सकता है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ सकता है, आइदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस फैक्टर पे हीट डिपेंड करती है। तो हीट डिपेंड करती है किस पे, करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे, और किस पे, टाइम पे करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी में एक चीज़ और डिटेल से पढ़ो। देखो इफेक्ट क्या होता है वो समझो, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये है आउट ऑफ सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन समझ लो। देखो इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। करंट का 3 इफेक्ट है। पहला है हीटिंग इफेक्ट, कोई दिक्कत, जो कि देख चुके हो। हीटिंग इफेक्ट का मतलब करंट दिए तो हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। दूसरा अपने पास में केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस में केमिकल इफेक्ट भी हम पढ़ा चुके हैं। करंट दिए तो केमिकल रिएक्शन हुआ, दैट इज केमिकल इफेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। हीटिंग इफेक्ट क्या बोला, करंट दिए तो हीट। केमिकल इफेक्ट क्या बोला, करंट दिए तो, ठीक है। अगले चैप्टर में आप इसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ोगे। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब करंट दिए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत। करंट दिए तो हीट, करंट दिए तो केमिकल, करंट दिए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाउस होल्ड में नहीं, हाउस होल्ड के बाद वाले में। हाउस होल्ड को तो इसी के साथ मिला के पढ़ना चाहिए, आपकी बुक में थोड़ा अलग दिया है, कोई बात नहीं। हाउस होल्ड इसी के साथ मिला के हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बात सुनो, यहीं पे वो कहा जाता है ना, मतलब ऐसे कहा जाता है कि एक्शन रिएक्शन बराबर होता है। ऐसे कहा जाता है कि जैसा कर वैसा मिलता है, जैसा कर वैसा फल। आप ऐसे समझो, या हम बोले जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से वापस आओगे, जस्ट समझाने के लिए। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी में हम करंट दिए और उसमें हीट हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि हीट से करंट मिल जाए? हीट से करंट, सोचो, हम बोले जिस रास्ते हम गए उस रास्ते हम वापस भी तो आ सकते हैं ना, नहीं समझे? हीट से करंट, हाँ हीट से रुक करंट। जाओ, पहले ये सोचो, जिस रास्ते हम गए उस रास्ते हम वापस भी तो आ सकते हैं ना। अगर हम करंट से हीट बना रहे हैं, जो कि आपको दिख रहा है कि करंट दिए तो उसमें इतना हीट आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या हीट से करंट बनेगा? बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा बता रहे हैं। करंट दिए तो उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या केमिकल रिएक्शन से करंट नहीं मिला? बैटरी वाला एग्जांपल, इन्वर्टर का जो बैटरी है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो करंट से ही तो चार्ज होता है ना। जब करंट देना बंद कर देते हैं, वापस उसके केमिकल से तो, मतलब उसके केमिकल से तो आप करंट ले रहे हो ना, रिवर्स नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात सुनो, मान लो करंट से अगर मैग्नेट बन रहा है तो क्या मैग्नेट से करंट नहीं बनेगा? आज दुनिया में जो करंट आप ले रहे हो ना घर पे, वो मैग्नेट से ही बन रहा है। आपको आगे पढ़ाया जाएगा चैप्टर में, तब चिल्लाना नहीं, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आज नहीं है, 12 में पढ़ना होगा, तो हम यही बता रहे हैं। यहाँ सुन लो, आप बोले करंट से हीट दिए, हीट से करंट कैसे? आपके चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ही कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला सेक्शन हम पढ़ाए थे, और हम बताए थे कि जो कन्वर्जन वाला जितना है आप उसको कर लो, एग्जाम में पूछा ही जाता है। वहाँ थर्मोकपल बोल के डायग्राम में दिया होगा एक चीज़, आप लोग अगर गौर किए होगे तो। थर्मोकपल क्या होता है आप ऐसे समझो, कोई तार है, मान लो ये तार है, ये तार का ये एक ही तार है, इस तार के एक एंड को बहुत गर्म कर दो, ठंडा कर दो, और इसको बहुत गर्म कर दो, ठीक है। इस तार में करंट फ्लो करने लगेगी, यही है थर्मोकपल। देखो हीट का ही तो डिफरेंस है ना। हीट वाला चैप्टर हम आप लोग को बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अगर नहीं बताए हैं, आई थिंक 9 में बताए थे, 9 में था ना, तो 9 में हम बताए थे हीट मतलब गर्म नहीं होता है। आप ऐसे मत समझो कि हीट मतलब गर्म, जब यहाँ पे बताएंगे तब फिर बताएंगे हीट का कॉन्सेप्ट क्या है। हीट एक रिलेटिव टर्म है जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस बताती है। हाँ, हम बोले ये बहुत ठंडा है और ये बहुत गर्म है, हाँ, जब बहुत ठंडा हो बहुत गर्म होगा तो इससे करंट फ्लो करेगी। बचपन से नहीं सुनते हो, ठंडा बादल गर्म बादल टकराया तो करंट बना, नहीं सुने? दैट इज वही, अगर करंट से हीट हुआ तो हीट से करंट बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत? मतलब ये सारा प्रोसेस जो है वो रिवर्स होता है, जिसमें से आपको ये नहीं पढ़ना है
ये और ये तो पढ़ना है, ये तो आप पढ़ के आए हो, ये तो फिर पढ़ोगे। करंट से मैग्नेट बनेगा, ये भी पढ़ोगे, मैग्नेट से करंट बनेगा, ये भी पढ़ोगे, आप दोनों चीज़ पढ़ोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर? आज की क्लास में जितना हमको पढ़ना तो वो सब हो गया है। क्या हुआ? एनर्जी हम बता चुके हैं, पावर हम बता चुके हैं, और एक आपके पास में था जूल हीटिंग इफेक्ट, वो हम बता चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या किए, आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, देखिए वो हम बताते हैं। उसी फॉर्मूला को रिवर्स कर लो। देखो पावर का एक फॉर्मूला क्या था, वी आई। पावर का एक फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाई आर। आर को इधर भेज दो, वही है। एक पावर का फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं। अब एक बात सुनो, सुनो एक बात। देखो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल बनाना, न्यूमेरिकल के लिए तो हम एक अलग से क्लास ले लेंगे, हम आपसे आपको समझा रहे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो एक बल्ब है जिसको अभी हम 220 वोल्ट पे जोड़ के रखे हैं, थोड़ी देर के बाद उसको अगर हम 110 वोल्ट पे जोड़े, बल्ब का क्या चेंज नहीं कर सकते हो? एक बल्ब है, यही एक बल्ब लेके हम हर जगह घूम रहे हैं, इस बल्ब में करंट हम अपने मन से फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। इस बल्ब का पोटेंशियल हम अपने मन से चेंज कर सकते हैं। घर में लगा दो 220 वोल्ट, ट्रेन में लगा दो 110 वोल्ट, बैटरी से जलाओ तो अलग होगा। इस बल्ब का आप क्या चेंज नहीं कर सकोगे? रेजिस्टेंस। बल्ब तो फिक्स है ना, शेप साइज सेम है ना, याद रखो। ये बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज, पहले केस में जितना करंट रोकना चाहिए अगले केस में भी ये करंट उतना ही रुकेगा। ऐसा न्यूमेरिकल जब फंसेगा तो याद रखिएगा, अगर चीज वही है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, एक सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। सवाल ये पूछा जाता है, कोई बल्ब है, जब उसको 110 वोल्ट पे हम जोड़ के रखें तो उसमें से 5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही थी, कोई दिक्कत? जब उसी बल्ब को 220 वोल्ट पे जोड़े तो करंट कितनी फ्लो करेगी? दिमाग में डालिए हम क्या बताएं। तो ऐसे सवाल में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो मोटा मोटा जितना आपके पास टॉपिक था वो सब खत्म हो गया, इसमें अब कुछ है नहीं। कल की क्लास में एक छोटा सा जो टॉपिक है रेजिस्टेंस के साथ में हम वो क्या बोलते हैं, ईएमएफ, बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला, वो खत्म। और एक इसका जो जितना भी इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स है वो आपको सब करना है। अब एक बात सुनो, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के व्यू पॉइंट से, वो देख लो। सबसे पहले न्यूमेरिकल, उसमें भी पीवाईक्यूज। आप न्यूमेरिकल करो पीवाईक्यूज के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, यहाँ पे जितना फॉर्मूला है, जितना यूनिट है, जितना डिफाइन करने वाला टर्म है, डिफाइन मतलब डिफाइन में ऐसे, जैसे 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट पोटेंशियल को डिफाइन करो, 1 वॉट पावर को डिफाइन करो, ये सब की बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा चीज की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी न्यूमेरिकल में 2 तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा फिगर बेस्ड, फिगर बेस्ड का मतलब हो गया इस तरह वाला सर्किट वाला, ठीक है, ये जोड़ के ये जो मिलेगा आपको न्यूमेरिकल, ये वाला। और एक मिलेगा डायरेक्ट न्यूमेरिकल, छोटा छोटा, कोई दिक्कत? इसके अलावा, इस 2 सेक्शन के अलावा, जैसे यूनिट हो गया, डिफाइन करने वाला हो गया, इन चीज़ों के अलावा, ठीक है, आप इस पूरे में जितना भी अभी तक पढ़ के आए उस पर फोकस करो, नहीं करो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेक्शन से, करंट वाले सेक्शन से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। आप उठा के देख लो सारे बच्चे पीवाईक्यू, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और कैसे बन रहा है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इस बार से आ जाए, इस बार का क्वेश्चन पेपर आप पीवाईक्यू उठा के देखना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ये 2 सेक्शन ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको मिलता है और मिलेगा भी। इस बार भी आपको न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा मिलेगा, और हो सकता है तो ये फॉर्मूला, यूनिट, डिफाइन और इस तरह के सेक्शन से आपको क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर पे आप देखो किस पे फोकस नहीं करना है, किस पे फोकस करना है वो बता दिए, किस पे नहीं करना वो सुनो। देखो चार्ज का डेफिनेशन नहीं, 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज का प्रॉपर्टी आपको पता, फोकस नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना, फॉर्मूला पे करना है, फॉर्मूला हम लिख दिए। किसी के भी डेफिनेशन पे फोकस नहीं करना है, फॉर्मूला पे करना है, डिफाइन वाले पे, 1 वोल्ट को डिफाइन करो, इस पे फोकस करना है। कहानी समझ गए?
वॉट पावर को इस पे फोकस करना है, कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा, जैसे कि 1 जूल एनर्जी इस पे फोकस करना है, ठीक है, बाकी किसी पे नहीं, कोई डेफिनेशन पे नहीं, डेरिवेशन पे भी फोकस नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जो इन सीरीज जो इन पैरेलल का डिफरेंस है उस पे फोकस कर लेना है, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एक कोर पॉइंट है, वहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे इस चैप्टर में मिले चाहे हाउस होल्ड में मिले, पर मिलेगा, कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा 2 सेक्शन था जो हम आपको बता देंगे, इस पर फोकस करना, आप PYQs पलट के देख लो, 3 से 4 साल का आपको खुद आइडिया लग जाएगा, कोई दिक्कत? कल की क्लास में ये पूरा फिनिश हो जाएगा, न्यूमेरिकल का एक अलग से क्लास हम लोग लेंगे, ठीक? आज की क्लास में इतना।